viewers and students, today we are going to analyze paper 024866 of our series। हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 66 का विश्लेषण, पेपर 66 आपकी स्क्रीन्स पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76, हमारा निर्देश है The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. नीचे दिए गए वाक्य को 4 खंडों में बांटा गया है। हमें उस खंड या सेगमेंट को पहचानना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर हो या व्याकरणीय अशुद्धि हो। पढ़ते हैं, रघु इंसिस्टेड एट पेइंग फॉर द मील इवन दो शी ऑफर्ड टू स्प्लिट द बिल। इंसिस्ट का अर्थ है किसी चीज के लिए जिद करना है, बार बार मांग या आग्रह करना अथवा जिद करना। एट पेइंग फॉर द मील, मील है भोजन, इवन दो यद्यपि शी ऑफर्ड टू स्प्लिट द बिल। स्प्लिट द बिल का अर्थ है बिल को बांट लेना। यदि कुछ मित्र कहीं भोजन करने जाएं और उसके उपरांत बिल को स्प्लिट करें तो आए हुए खर्च को आपस में बांट लेंगे। हमारी एरर शुरुआती खंड में है, रघु इंसिस्टेड एट नहीं, ऑन अथवा अपॉन होना चाहिए। इंसिस्ट का प्रेपोजिशन ऑन हो सकता है अथवा अपॉन, इनमें भी ऑन अधिक लोकप्रिय है। रघु ने बार बार आग्रह किया या जिद की ऑन पेइंग फॉर द मील, कि वो मील के लिए, भोजन के लिए भुगतान करेगा, इवन दो यद्यपि शी, उसके साथ कोई मित्र होंगी। शी ऑफर्ड टू स्प्लिट द बिल, उन्होंने ऑफर किया, उस लड़की ने जो उसके साथ गई होगी, टू स्प्लिट द बिल, कि बिल को बांट लिया जाए। एरर कहाँ है? एरर खंड ए में है। रघु इंसिस्टेड एट नहीं, ऑन पेइंग फॉर द मील होना चाहिए था। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77 आपकी स्क्रीन्स पर। निर्देश है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए खंड में एक अंडरलाइन सेगमेंट है, एक खंड है रेखांकित, इसको सब्सटीट्यूट करना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। राइडिंग अ हॉर्स, किसी घोड़े की सवारी करना, वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। अ पीस ऑफ केक का अर्थ है कोई बहुत आसान सा काम। हमारा आंसर होगा अ वेरी इजी टास्क। एक घोड़े की सवारी करना या घुड़सवारी करना उसके लिए बहुत आसान सा काम था। टास्क का अर्थ है कार्य, अ वेरी इजी टास्क। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। कंफ्यूजिंग है जो आपको उलझन या जटिलता पैदा करे। एवरीडे अफेयर का अर्थ है रोजमर्रा या सामान्य काम। डिफिकल्ट है कठिन। अन्य कोई भी ऑप्शन सही होने के निकट नहीं पहुंच पाएगा। आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78 आपकी स्क्रीन्स पर। हमारा निर्देश है, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए शब्द का हमें उचित विलोम शब्द ढूंढना है। बोइस्ट्रस का अर्थ है शोरपूर्ण। अक्सर किसी बर्थडे पार्टी या ऐसे ही माहौल में जब शोर शराबा हो, उल्लास का, तो उस शोर शराबे के, उल्लास के माहौल को कहते हैं बोइस्ट्रस। बोइस्ट्रस है एकदम नॉइजी। हमारा आंसर होगा काम। काम का अर्थ है शांत। अन्य ऑप्शंस हमेशा देखा करें। लाउड जो है वो बोइस्ट्रस का सिनोनिम होगा, पर्यायवाची होगा। राउडी का अर्थ है उपद्रवी या क्लैमरस, बहुत शोर शराबा कर रहा हो, अक्सर किसी उपद्रव या कोलाहल के रूप में, तो कहा जाएगा राउडी। अंतिम ऑप्शन बाउंसी का अर्थ है कोई व्यक्ति बाउंसी है तो बहुत लाइवली है, एनर्जेटिक है। यद्यपि कोई सरफेस बाउंसी है तो उछाल लेता हुआ है, तो क्रिकेट के संदर्भ में अगर पिच बाउंसी है तो बहुत उछाल लेती हुई है। हमारा आंसर यद्यपि काम या शांति ही रहेगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79 आपकी स्क्रीन्स पर। हमारा निर्देश है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियोमैटिक एक्सप्रेशन विच मीन्स द सेम एज द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में एक रेखांकित खंड है, हमें उसे उस मुहावरात्मक खंड से या उस इडियोमैटिक सेगमेंट से या उस इडियम से बदलना है जिसका वही अर्थ हो। द अराइवल ऑफ प्रगति इन द हाउस कॉज डिसहार्मनी। डिसहार्मनी का अर्थ है आपस में टकराव या संघर्ष। सौहार्द की कमी अमंग द फैमिली मेंबर्स। प्रगति के आने से परिवार के सदस्यों में सौहार्द का अभाव होने लगा, आपस में टकराव होने लगा। हमारा आंसर होगा अ रिफ्ट इन द ल्यूट। शाब्दिक तौर पे ल्यूट एक तरह का वाद्य यंत्र है, छोटी गिटार जैसा। अ रिफ्ट इन द ल्यूट का अर्थ है आपसी झगड़े का कोई संकेत। अगर कोई चीज़ रिफ्ट इन द ल्यूट है तो वो आपसी झगड़े का कोई साइन है, संकेत है, अ साइन ऑफ डिसहार्मनी। यद्यपि इसका एक और लोकप्रिय अर्थ लिया जाता है, वो है कोई छोटा सा दोष या समस्या जिससे पूरी की पूरी व्यवस्था खराब या चौपट हो सकती है। हमारा आंसर होगा अ रिफ्ट इन द ल्यूट। डिसहार्मनी या डिसहार्मनी का संकेत या स्रोत। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें।
40 विंग्स कहते हैं छोटी सी नींद या झपकी को जो अक्सर दोपहर में ली जाए। इसके लिए सिनोनिम होगा नैप या सिएस्टा, अ शॉर्ट स्लीप ऑफन टेकन इन दी आफ्टरनून। अ हेयर्स ब्रेड्थ का अर्थ है बाल बराबर दूरी। मुहावरात्मक रूप में बहुत कम मार्जिन जब हो किसी चीज़ में तो कहते हैं हेयर्स ब्रेड्थ। किसी आदमी की जान बाल बची किसी दुर्घटना में तो हम कहेंगे हिज लाइफ वॉज सेव्ड या ही एस्केप्ड बाय अ हेयर्स ब्रेड्थ, बाल। ऑन टेंटर हुक्स अच्छा मुहावरा है। इसका अर्थ होता है नर्वस या व्याकुल या वरिड, अक्सर आने वाली चीज़ों के बारे में विचार करके। अगर आप आने वाली चीज़ों को लेकर नर्वस हैं, व्याकुल हैं, वरिड हैं तो यू आर ऑन टेंटर हुक्स। हमारा आंसर रहेगा अ रिफ्ट इन द ल्यूट। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80 आपकी स्क्रीन्स पर। अब हमारा निर्देश अब की बार है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। प्रश्न शब्द का पर्यायवाची बताना है। प्रश्न शब्द है फर्टिव। फर्टिव का अर्थ है गुप्त या चुपके चुपके, सीक्रेट। अगर कोई चीज़ फर्टिवली हुई है तो सीक्रेटली हुई है, गुप्त रूप से हुई है। हमारा आंसर होगा क्लैंडेस्टिन। क्लैंडेस्टिन का अर्थ भी है गुप्त या जो काम लोगों से बिना बताए किया जा रहा हो, गुप्त, गोपनीय। सीक्रेट, फर्टिव। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। शेडी का अर्थ है छायादार। अगर कोई वृक्ष शेडी है तो छायादार है। यद्यपि कहीं आप पढ़ते हैं शेडी डीलिंग्स या शेडी ट्रांजैक्शंस तो इसका अर्थ होगा संदेहास्पद, जिन पर शक उत्पन्न हो। तो छायादार अथवा संदेहास्पद या संदेहपूर्ण जैसी भी परिस्थिति या संदर्भ हो। तीसरा ऑप्शन ट्रूथफुल, आप जानते हैं, जो सत्यवादी हो, सत्यपूर्ण हो, सत्यतापूर्ण हो। फ्यूचरिस्टिक एक इंटरेस्टिंग शब्द है, ये एक एडजेक्टिव है। फ्यूचरिस्टिक का अर्थ है भविष्योन्मुखी। अगर कोई तकनीक, कोई इन्वायरमेंट, कोई सिस्टम बहुत टेक्निकली एडवांस्ड हो तो हम कहेंगे एक फ्यूचरिस्टिक इन्वायरमेंट है, भविष्योन्मुखी यानी भविष्य की ओर देखता हुआ, तकनीकी रूप से काफ़ी उन्नत आदि। हमारा आंसर रहेगा क्लैंडेस्टिन, गुप्त या फर्टिव या सीक्रेट। आगे बढ़ते हुए अगला हमारे पास है क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स का एक सेट। आप जानते हैं करने की विधि, जैसे दिया है पैसेज को वैसे पढ़ें, समय का अभाव हो तो आधा पढ़ें, उसके बाद हल करें और हमेशा ब्लैंक के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द डेज ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी का अर्थ है गुलामी, देयर लिव डैश वेरी हार्ड वर्किंग स्लेव, वन डे डैश फ्रीडम ही रैन अवे फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस, मास्टर है स्वामी, ही पास एज ही पास थ्रू अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट है जंगल, जैसे वो जंगल से गुजरा, ही सॉ अ लायन, उसने एक शेर को देखा, डैश इन पेन, फॉर का अर्थ है क्योंकि या बिकॉज, अ ह्यूज थॉर्न, थॉर्न है कांटा, एक बहुत बड़ा कांटा, हेड पियर्स, पियर्स का अर्थ है कहीं घुस जाना, इट्स पॉ, पॉ का अर्थ है पंजा। द स्लेव फेल्ट सॉरी, फील सॉरी का अर्थ है किसी के लिए दुखी महसूस होना, किसी के दुख से व्यथित होना। फॉर द लायन एंड ही टुक आउट द थॉर्न जेंटली, जेंटली का अर्थ है आहिस्ता से, द ग्रेटफुल लायन लिक्ड द स्लेव्स हैंड, लिक्ड का अर्थ है चाटा। इतना पढ़ने पर हमें खासा अच्छा अनुमान हो गया कहीं से भागे हुए किसी स्लेव या दास के बारे में ये पैसेज है तथा उसकी जंगल में हुई किसी शेर से मुलाकात के विषय में। अब हल करते हैं। ड्यूरिंग द डेज ऑफ स्लेवरी, गुलामी के दिनों के दौरान, देयर लिव्ड अ, कहीं रहता था, अ वेरी हार्ड वर्किंग स्लेव, एक बहुत परिश्रमी दास। हार्ड वर्किंग है परिश्रमी, मेहनती, स्लेव है दास, गुलाम। आंसर होगा अ। आपको लगेगा एन क्यों नहीं, क्योंकि वेरी एक कॉन्सोनेंट साउंड का शब्द है। अगर अगले शब्द का उच्चारण वोवल साउंड का होता है तो एन लगाते हैं, पर वेरी एक कॉन्सोनेंट साउंड या व्यंजन ध्वनि का उच्चारण रखता है, अ होगा। टू हो नहीं सकता क्योंकि स्लेव सिंगुलर है, द भी नहीं। अ वेरी हार्ड वर्किंग स्लेव वन डे, एक दिन, डैश फ्रीडम, हमारा आंसर होगा टू गेन फ्रीडम, एक दिन आज़ादी पाने के लिए। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाती है और ये औचित्य या उद्देश्य बताने के लिए काम में लिया जाता है इसको। वन डे टू गेन फ्रीडम। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। गेन नहीं हो सकता, हमें इन्फिनेटिव चाहिए और फिर पैसेज तो पास्ट टेंस में है, गेन्स और गेन भी बिल्कुल नहीं हो सकते। टू गेन फ्रीडम, आज़ादी पाने के लिए। ही, वो, रैन अवे फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस, वो अपने स्वामी के घर से भाग गया। एज ही पास थ्रू अ फॉरेस्ट, जैसे वो एक जंगल से गुजरा, ही सॉ अ लायन डैश इन पेन, रोरिंग, रोरिंग का अर्थ है दहाड़ता हुआ, उसने देखा एक शेर को जो दहाड़ रहा था दर्द में।
रोरिंग का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि लायन एक नाउन है और हमें यहाँ आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना होगा, जो कि एडजेक्टिव का काम करता है, विशेषण का काम करता है। लायन के बारे में बता रहा है, उसकी स्थिति के बारे में। रोरिंग जो दहाड़ रहा था इन पेन, अन्य ऑप्शंस देखें, रोर्ड नहीं हो सकता, रोर और रोर्स तो बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि पूरा का पूरा जो वाक्य है वो पास्ट टेंस का है। रोरिंग जो दहाड़ रहा था इन पेन, दर्द में। फॉर का अर्थ है क्योंकि या बिकॉज। अ ह्यूज थॉर्न एक बहुत बड़ा कांटा, हैड पियर्स्ड इट्स पॉ एक बड़ा सा कांटा उसके पंजे में घुस गया था। द स्लेव जो दास था, फेल्ट सॉरी फॉर द लायन उसे बहुत दुख महसूस हुआ उस शेर के लिए। एंड ही टुक आउट द थॉर्न जेंटली और उसने बड़े आहिस्ता से उस कांटे को निकाल दिया। द ग्रेटफुल लायन, ग्रेटफुल का अर्थ है आभारी या थैंकफुल। द ग्रेटफुल आभारी लायन लिक्ड द स्लेव्स हैंड उसने उस दास के हाथ को चाटा। बट जस्ट देन किंतु तभी, बोथ ऑफ डैश वर कैप्चर्ड, बोथ ऑफ देम दो जने हैं, प्रोनाउन प्लूरल होना चाहिए, देम होगा, हिम हर नहीं हो सकता, अस भी नहीं। वर कैप्चर्ड, कैप्चर का अर्थ है पकड़े जाना, वर कैप्चर्ड बाय द सोल्जर्स। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया। कोट, लेट द रन अवे स्लेव, रन अवे एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है भगौड़ा या कहीं से भागा हुआ। लेट द रन अवे स्लेव जो भागा हुआ दास है, आंसर होगा बी। लेट द रन अवे स्लेव बी। लेट के साथ विद्यार्थी जानते हैं पैसिव रचना हो तो बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैं कहूँ लेट द जॉब बी डन, काम को किया जाने दीजिए। तो लेट द रन अवे भगा हुआ या भगौड़ा स्लेव बी थ्रोन इन फ्रंट ऑफ अ हंग्री लायन। लेट के साथ बी लगा के ही थर्ड फॉर्म लगाई जा सकती है पैसिव बनावट या रचना में। बीइंग इज बिल्कुल भी सही नहीं हो सकते। इसको फेंका जाए इन फ्रंट ऑफ अ हंग्री लायन, भूखे शेर के सामने, अनकोट। बट व्हेन द स्लेव वाज थ्रोन इन फ्रंट ऑफ द लायन, लेकिन जब उस दास को लायन एक शेर के सामने फेंका गया, द लायन लिक्ड हिम, लायन ने उसे चाटा। एंड क्वाइटली है शांति से, चुपचाप। सेट बिसाइड हिम, बिसाइड का अर्थ है बगल में या समीप, उसके समीप बैठ गया। द अमेज्ड किंग जो चकित राजा था, अमेज्ड है चकित, हैरान। आस्क्ड द रीजन, उसने पूछा कारण, ऐसा क्यों। द स्लेव टोल्ड द किंग एवरीथिंग, उस दास ने राजा को सारी बात बता दी। द किंग पार्डन्ड द स्लेव, पार्डन का अर्थ है क्षमा करना, राजा ने उस दास को क्षमा कर दिया। द लायन वॉज ऑल्सो फ्रीड, लायन को भी मुक्त कर दिया गया। एंड सेंट टू द फॉरेस्ट, और जंगल में बेच दिया गया। हमारा आंसर सवाल 85 में होगा बी। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, सवाल संख्या 86 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। रेखांकित शब्द को हमें इंप्रूव करना है नीचे दिए गए किसी ऑप्शन से। दिस विन could enhance to be a historic turning point। हिस्टोरिक का अर्थ है ऐतिहासिक, टर्निंग पॉइंट है कोई बहुत बदलाव का बिंदु। इन द फॉर्चून्स ऑफ द टीम, टीम की किस्मत के दृष्टिकोण से ये जो जीत है ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हमें चाहिए। सही शब्द इन्हांस नहीं, बड़ा टर्निंग पॉइंट प्रूव हो सकती है, सिद्ध हो सकती है। फिर से पढ़ें, दिस विन ये जीत, कुड प्रूव सिद्ध हो सकती थी, टू बी अ हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट क्या हो सकती थी ये सिद्ध बड़ा ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट इन द फॉर्चून्स ऑफ द टीम, टीम की किस्मत के हवाले से या उस संदर्भ में। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। डेमोन्स्ट्रेट का अर्थ है प्रदर्शित करना, किसी चीज का प्रदर्शित करना, अथवा कभी कभी विरोध में जो प्रदर्शन किया जाता है तब भी हम कहेंगे पीपल आर डेमोन्स्ट्रेटिंग। सो प्रदर्शन करना भी। कंफर्म का अर्थ है पुष्टि करना, किसी चीज के होने की पुष्टि करना, कंफर्म करना है। अंतिम ऑप्शन डी बहुत अच्छा शब्द है। वर्ब अकम्प्लिश का अर्थ है किसी कार्य को पूरा करना या लक्ष्य को पाना। तो कार्य पूरा करना, लक्ष्य पाना अकम्प्लिश है। हमारा आंसर होगा प्रूफ। दिस विन कुड प्रूव टू बी ए हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट फॉर द फॉर्चून्स है किस्मत या भाग्य ऑफ द टीम। आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का प्रश्न है। वर्णन को पढ़ते हैं। द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ पर्सन और एन एनिमल टू लिमिट इट्स और हिज सफरिंग।
किसी जानवर या व्यक्ति को इसलिए मार देना ताकि उसकी पीड़ा जो है वो और अधिक ना हो। हमारा आंसर होगा यूथनेजिया। विद्यार्थी उच्चारण पर ध्यान दें। यूथनेजिया का अर्थ है दया मृत्यु। किसी जानवर या व्यक्ति को जो बहुत बीमार हो, पीड़ा में हो, रुग्ण हो, उसको मार डालना ताकि उसकी पीड़ा क्या अंत हो सके कहलाता है यूथनेजिया या दया मृत्यु। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। यूफोरिया का अर्थ है हर्षोल्लास, बहुत खुशी की स्थिति। एक सिनोनिम हो सकता है इलेशन। बैप्टिज्म एक तकनीकी शब्द है, इंटरेस्टिंग शब्द है। क्रिश्चियन धर्म में अगर कोई व्यक्ति प्रवेश लेता है अथवा कोई बच्चा जिसका नामकरण हो रहा हो, इन दोनों परिस्थितियों में एक क्रिश्चियन राइट है, यानी कि एक क्रिश्चियन एक धार्मिक व्यवस्था है, प्रथा है, संस्कार है, जिसके तहत किसी व्यक्ति के, उस व्यक्ति के सर पर पवित्र पानी डाला जाता है, उसे कहते हैं बैप्टिज्म। हिंदी में कुछ जगहों पर अनुवाद मिलता है बपतिस्मा, अथवा आप बैप्टिज्म ही कह सकते हैं। तो क्रिश्चियन धर्म में प्रवेश दिए जाने के समय जो सेरेमनी या राइट या जो प्रथा आदि होती है उसे बैप्टिज्म कहते हैं, अथवा नामकरण पर बच्चे के समय भी बैप्टिज्म को परफॉर्म किया जाता है। अंतिम ऑप्शन यूटोपिया। यूटोपिया का अर्थ है एक आदर्श लोक, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ परफेक्ट हो, उस काल्पनिक दुनिया को कहते हैं यूटोपिया। हमारा आंसर यूथनेजिया ही होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88 आपकी स्क्रीन पर। अब हमारा निर्देश है फाइंड आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। उस शब्द को पहचानिए जिसकी स्पेलिंग गलत हो। निसंदेह हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। परमिसिबल की स्पेलिंग के अंत में ABLE नहीं IBLE होनी चाहिए। सही स्पेलिंग होगी PERMISSIBLE। परमिसिबल का अर्थ है जिसकी आज्ञा दी जा सकती हो। जिस चीज की आज्ञा दी जा सकती हो वो काम या निवेदन परमिसिबल है। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। पहला ऑप्शन उच्चारण है पोइनियंट। पोइनियंट का अर्थ है मार्मिक। जिस चीज को देखकर आपके मन में बहुत दर्द, भावना, करुणा जगे, वो दृश्य, वो चीज है पोइनियंट। क्वियर का अर्थ है अजीब या विचित्र, जबकि ऑप्शन सी एपिलोग का अर्थ है उपसंहार। किसी लेख, निबंध आदि के अंतिम खंड को कहते हैं एपिलोग या फिर उपसंहार। हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि अन्य सभी शब्दों की स्पेलिंग्स पहले से ही सही है। आंसर ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89 आपकी स्क्रीन पर। अब हमारा निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। जो अंडरलाइन सेगमेंट या खंड को सब्स्टिट्यूट कर सके, उसका स्थान ले सके। पढ़ते हैं। सोनम्स कैट यूज टू चेस द माउस। चेस का अर्थ है पीछा करना। यूज टू चेस द माउस इनटू द किचन एंड नॉक थ्रू अ टावर ऑफ पॉट्स एंड पैन्स। पैन्स है बर्तन, पॉट्स भी बर्तन। सोनम की जो बिल्ली थी वो पीछा करती थी माउस का किचन में, और वहाँ जो पैन्स बर्तन है, अक्सर जिनमें खाना बनाया जाता है वो पैन्स है। अन्य बर्तन जिनमें सामान स्टोर किया जाता है उन्हें पॉट्स कहते हैं। तो बर्तनों के ढेर को वो गिरा देती थी। हमारा आंसर होगा नॉक ओवर टावर ऑफ पॉट्स। नॉक ओवर का अर्थ है धक्का देके गिरा देना। जैसे मान लीजिए यहाँ पानी का ग्लास है और चलते हुए आपके पैर से टच होने के कारण पानी गिर जाए, तो हम कहेंगे यू नॉक्ड ओवर द ग्लास ऑफ वाटर एंड स्पिल्ड द वाटर। सो नॉक ओवर है टक्कर मार के गिराना। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। नॉकआउट का अर्थ है किसी को धक्का देके गिराना। बॉक्सिंग के मैच में भी किसी सामने वाले खिलाड़ी को परास्त करने को नॉकआउट कहते हैं, जहां वो गिर जाए। नॉक एट का अर्थ है दस्तक देना, तो न दस्तक दी न धराशाही किया। आंसर होगा नॉक ओवर, अर्थ है टक्कर मार के गिरा देना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90 आपकी स्क्रीन पर। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है। 4 खंड हैं, इन्हें पढ़ें और सही क्रम में जमाएं। पहले पढ़ते हैं। बाय यूएस नेवी सील्स। यूएस नेवी सील्स क्या है? सील्स असल में एक्रोनिम है, संक्षिप्त रूप है सी, एयर और लैंड टीम्स का। सी, एयर एंड लैंड टीम्स अमेरिकन नेवी के कमांडोज हैं, मरीन कमांडोज हैं, जिन्हें कहा जाता है यूएस नेवी सील्स, क्योंकि वो समुद्र, सी, एयर हवा और लैंड जमीन तीनों पर ऑपरेट कर सकते हैं इन अ कोवर्ट ऑपरेशन। कोवर्ट का अर्थ है गुप्त। कुछ समय पूर्व इसी प्रश्न पत्र में हमने शब्द पढ़े थे फर्टिव और क्लैंडेस्टिन। फर्टिव और क्लैंडेस्टिन सिनोनिम्स हैं कोवर्ट या कवर्ट के। अर्थ है गुप्त। इन एबटाबाद पाकिस्तान
ओसामा बिन लादेन द मास्टरमाइंड बिहाइंड सितंबर द 11 2001 अटैक्स। मास्टरमाइंड है कोई व्यक्ति जिसने कोई योजना आदि रची हो। सितंबर 11 2001 के अटैक्स के पीछे का मास्टरमाइंड वॉज किल्ड ऑन मे द 2 2011। इतना पढ़ने पर हमें अच्छे से अनुमान हो चला है ये अमेरिकन नेवी सील्स का जो ऑपरेशन था जिसमें उन्होंने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया उसके बारे में है। पढ़ने पर हमें जो दो लिंक बहुत आसानी से दिख रहे हैं वो है सी, डी और ए, बी। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड है सी, यहीं से पैसेज की शुरुआत होती है। ओसामा बिन लादेन द मास्टरमाइंड बिहाइंड द सितंबर 11 2001 अटैक्स, उसके उपरांत वॉज किल्ड ऑन मे द 2 2011, मारा गया किसके द्वारा, उसके उपरांत होना चाहिए डी के उपरांत ए, बाय यूएस नेवी सील्स। अमेरिकन नेवी सील्स मींस अमेरिकन नेवी के कमांडोज इन अ कोवर्ट ऑपरेशन, एक गुप्त ऑपरेशन में। और अंत में सिर्फ बी ही हो सकता है इन एबटाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के एक टाउन एबटाबाद में। वो ऑप्शन ढूंढें जिसमें सी के उपरांत डी हो और उसके उपरांत ए, अंत में बी हो। ऐसा ऑप्शन है सिर्फ ऑप्शन 3 सी, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 आपकी स्क्रीन पर। अब हमारा निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। प्रश्न शब्द का हमें उचित सिनोनिम या पर्यायवाची बताना है। एग्जॉर्बिटेंट का अर्थ है बहुत महंगा। अगर दाम बहुत महंगे हैं तो हम कहेंगे थिंग्स आर एग्जॉर्बिटेंटली प्राइस्ड। तो एग्जॉर्बिटेंट है बहुत महंगा, लूट खसोट पूर्ण। हमारा आंसर होगा एक्सटॉर्शनेट। और सिनोनिम्स हम नोट कर सकते हैं एक्सपेंसिव और प्रोहिबिटिव। प्रोहिबिट का अर्थ अवश्य किसी चीज को मना करना है, पर प्रोहिबिटिव का अर्थ है काफी महंगा। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। अनरीजनेबल का अर्थ है अनुचित, एक्सटेंसिव का अर्थ है व्यापक या विस्तृत, स्केयर्स का अर्थ है रेयर या दुर्लभ। हमारा आंसर निस्संदेह ऑप्शन बी ही रहेगा, एक्सटॉर्शनेट, बहुत ही महंगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 आपकी स्क्रीन पर। अब निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द वॉइस। हमें एक वाक्य किसी वॉइस में मिला है, हमें इसे दूसरे वॉइस में बदलना है। वाक्य जो हमें दिया गया है वो है आवर पेरेंट्स हैव टॉट अस टू बिहेव प्रॉपरली। वाक्य एक्टिव वॉइस में दिया गया है, अन्य वॉइस अर्थात पैसिव वॉइस में इसे बदलना होगा। विद्यार्थी ऐसे वाक्यों को बदलते हुए, वॉइस को बदलते हुए सबसे पहले टेंस पहचाने। आवर पेरेंट्स हमारे माता पिता ने, हैव टॉट, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, टेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। अस टू बिहेव प्रॉपरली, जब पैसिव रचना होगी तो हेल्पिंग वर्ब्स होंगी, जैसी भी आवश्यकता हो, हैज बीन अथवा हैव बीन में थर्ड फॉर्म। विद्यार्थी उसी ऑप्शन पर विशेष ध्यान दें जिसमें हैज बीन अथवा हैव बीन में थर्ड फॉर्म हो, जैसी भी आवश्यकता हो। हमारा आंसर कौन सा हो सकता है? वी हैव बीन टॉट टू बिहेव प्रॉपरली बाय आवर पेरेंट्स। ऑप्शन सी ही सही हो सकता है। वी नया सब्जेक्ट है इसलिए हैव बीन होगा। वी हैव बीन टॉट, हमें सिखाया गया है टू बिहेव प्रॉपरली बाय आवर पेरेंट्स। कुछ विद्यार्थियों को ऑप्शन डी भी आकर्षक लग सकता है क्योंकि वहां भी वी हैव बीन टॉट ही है। उसमें क्या अशुद्धि है एक बार विश्लेषण कर लेते हैं। वी हैव बीन टॉट आवर पेरेंट्स, यहां पर आवर पेरेंट्स नहीं होगा। वी हैव बीन टॉट टू बिहेव प्रॉपरली और फिर प्रेपोजिशन बाई का भी अभाव है। ऑप्शन डी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं, वी हैव है, इसको तो पैसिव में बदला ही नहीं गया है। और बी भी नहीं, हैव बीन के स्थान पर हैड बीन का इस्तेमाल किया गया है। जो मूल वाक्य था वो प्रेजेंट परफेक्ट की एक्टिव रचना थी, इसलिए पैसिव रचना हैव बीन में थर्ड फॉर्म होगी, पास्ट परफेक्ट में नहीं था जो कि हम हैड बीन करते। आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। वाक्य को एक नरेशन में दिया है, हमें इसे दूसरे नरेशन में बदलना है। पढ़ते हैं। द टीचर सेड कोट गांधी जी वॉज बोर्न इन इंडिया, एंड ऑफ द कोट या अनकोट। हमें डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य मिला है, नरेशन बदलेंगे तो हम इसे इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पे ध्यान दें। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस होता है उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय बदला जाता है। द टीचर सेड होगा, द टीचर सेड दैट गांधी जी वॉज बोर्न,
का वॉज बॉर्न ही रहेगा, आंसर होगा फोर्थ। द टीचर सेड दैट गांधी जी वॉज बॉर्न इन इंडिया। कुछ विद्यार्थियों को लग सकता है हैड बीन क्यों नहीं, क्योंकि सामान्य नियम है हम सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। पर उस नियम का एक अपवाद है, यदि कोई बात ऐतिहासिक तथ्य की हो अथवा कोई सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल, साइंटिफिक, लीगल या जनरल ट्रूथ हो, तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने पर भी डायरेक्ट स्पीच का टेंस इनडायरेक्ट स्पीच में अनचेंज्ड रखा जाता है। गांधी जी भारत में जन्मे थे, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। गांधी जी वॉज बॉर्न ही रहेगा, हैड बीन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त ऑप्शन ए में टोल्ड लगाया गया है, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब में के उपरांत अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो ही टोल्ड होता, वहाँ कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। कुछ विद्यार्थियों को लग सकता है ऑप्शन सी क्यों नहीं, वॉज बीइंग बॉर्न नहीं हो सकता, यहाँ पर त्रुटि है। हर एनालिसिस से ऑप्शन डी ही सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94 हमारा निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। शब्द स्ट्रेन्यूअस का अर्थ है परिश्रम पूर्ण, इन्वॉल्विंग हार्ड वर्क या लबोरियस, जिस काम में बहुत परिश्रम लगे, लबोरियस या इन्वॉल्विंग हार्ड वर्क, परिश्रम पूर्ण। हमारा आंसर होगा इजी, आसान। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। लाइवली का अर्थ है बहुत उछल कूद करता हुआ, प्रसन्न चित्त, बहुत खुश मिजाज। अगर आप लाइवली फील कर रहे हैं तो बहुत अच्छा प्रसन्न चित्त फील करें। लाइवली माहौल है तो लोग बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रही है। डिमांडिंग जो शब्द है ये स्ट्रेन्यूअस का सिनोनिम है, पर्यायवाची है। डिमांडिंग का अर्थ है वो काम जिसमें आपकी बहुत ऊर्जा या समय की मांग हो, जरूरत पड़े। हमसे एंटोनिम पूछा गया है इसलिए डिमांडिंग आंसर नहीं हो सकता। अंतिम ऑप्शन इंटेंस, बहुत अच्छा शब्द है, इसका अर्थ नोट किया जाए तीव्र, यहाँ गहनता से भरा, गहन, तीव्र। हमारा आंसर इजी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। दिए गए मुहावरे या इडियम का मीनिंग बताना है। इन डीप वाटर का अर्थ है इन ट्रबल, समस्या में या परेशानी में। इफ यू आर इन डीप वाटर यू आर इन ट्रबल। अन्य ऑप्शंस देखें। इन डीप थॉट्स का अर्थ है गहरे विचार में, नहीं इन डिलेमा। डिलेमा का अर्थ है उलझन या किंग कर्तव्य विमूढ़ता, एक ऐसी स्थिति जहां आप तय ना कर पाएं क्या करूं क्या ना करूं। ओशन का अर्थ है महासागर, ये भी नहीं, आंसर होगा इन ट्रबल, समस्या में। हम आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 96 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। उस शब्द को पहचानिए जिसकी स्पेलिंग सही हो। हमारा आंसर है पहला ऑप्शन डेलीगेट। डेलीगेट का अर्थ है एक वर्ब के रूप में अपने हिस्से की अथॉरिटी यानी अधिसत्ता और कुछ कार्य को अपने अधीनस्थ को सुपुर्द करना। हिंदी अनुवाद होगा भारार्पण या प्रत्यर्पण करना। नाउन के रूप में डेलीगेट का अर्थ है कोई प्रतिनिधि या प्राधिकृत व्यक्ति। तो अगर आप इंडियन डेलीगेट हैं तो भारत के प्रतिनिधि हैं। अन्य ऑप्शंस देखें। डिसेंडेंट्स की स्पेलिंग में यहाँ अशुद्धि है, डिसेंडेंट्स DANTS में खत्म होना चाहिए। डिसेंडेंट्स का अर्थ है किसी के वंशज, तो पूर्वज है एंसेस्टर्स, उनके वंशज हैं डिसेंडेंट्स। कमेमोरेट की स्पेलिंग में अंतिम ई गायब है। कमेमोरेट का अर्थ है स्मृति मनाना या किसी की स्मृति में कोई काम करना, स्मृति मनाना। इल्यूमिनेट की स्पेलिंग में यहाँ गलती है, MI होना चाहिए। इल्यूमिनेट का अर्थ है प्रकाशित करना या प्रदीप्त करना। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 97 फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है। पढ़ते हैं द डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लोर्ड द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस है महत्व, ऑफ द डैश रूइंस इन द रीजन। रूइंस का अर्थ है खंडर या किसी महल आदि के बर्बाद ढेर, तो खंडर। डॉक्यूमेंट्री है वृत्तचित्र। वृत्तचित्र ने क्या एक्सप्लोर किया, क्या खोजने की कोशिश की। द हिस्टोरिकल ऐतिहासिक एंड कल्चरल है सांस्कृतिक महत्व ऑफ द डैश रूइंस इन द रीजन। आंसर होगा एंशिएंट। एंशिएंट का अर्थ है प्राचीन। प्राचीन खंडरों का महत्व, उस रीजन में जो प्राचीन खंडर हैं उनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व एक्सप्लोर करने की कोशिश की उस डॉक्यूमेंट्री ने। डॉक्यूमेंट्री को टेलीविजन वगैरह पर बनाया गया प्रोग्राम है अथवा वृत्तचित्र है।
अन्य ऑप्शंस देखें। ऑब्सोलीट का अर्थ है पुराना या अप्रचलित। दोनों शब्दों में अंतर समझें। एंशिएंट है प्राचीन, कोई चीज बहुत पुरानी होने के कारण अगर अध्ययन का भाग हो तो एंशिएंट है, जैसे एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। ऑब्सोलीट का अर्थ है पुराना या अप्रचलित, जैसे टाइपराइटर सब ऑब्सोलीट हो गए हैं। कंटेम्पररी का अर्थ है समसामयिक या समकालीन, जैसे महाराणा प्रताप और अकबर दोनों कंटेम्पररीज थे। कंटेम्पररी का एक और अर्थ है समकालीन के अलावा, वो है आधुनिक। अगर हम कंटेम्पररी मुद्दों की बात कर रहे हैं तो आधुनिक मुद्दों की बात कर रहे हैं। फॉर्मर का अर्थ है पूर्व, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री, फॉर्मर सीएम और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। आंसर होगा एंशिएंट। आगे बढ़ते हुए 98 आपकी स्क्रीन पर अब हमारे पास एक वाक्य है जिसमें एक रेखांकित सेगमेंट या खंड है, इसे सब्स्टिट्यूट करना है नीचे दिए गए ऑप्शन से। द लिटिल बॉय क्राइड इन पेन, क्राइड है चीखा, इन पेन दर्द में, छोटा सा लड़का वो चीखा दर्द में। व्हेन ही बर्न्ड हिज फिंगर्स, जब उसकी अंगुलियां जल गई। बर्न्ड सेकंड फॉर्म है बर्न की। वाक्य पहले से ही पूरी तरह सही है। क्राइड पास्ट टेंस है, बर्न्ड भी पास्ट टेंस है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अन्य ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं। वाइल ही वॉज बर्निंग हिज फिंगर्स, जब वो अपनी अंगुलियां जला रहा था, इलॉजिकल है, गलत है। एज ही वॉज बीइंग बर्न्ड हिज फिंगर्स, ही वॉज बीइंग बर्न्ड पैसिव में उसके या उसकी अंगुलियों को जलाया जा रहा था, गलत। व्हेन ही बर्न हिज फिंगर्स, ये भी गलत। हमारा आंसर होगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। वाक्य पहले से ही सही है। क्राइड पास्ट टेंस, बर्न्ड भी पास्ट टेंस। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 99 हमारा निर्देश है नीचे दिए गए वर्णन को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से बदलना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। ऑफिशियल अग्रीमेंट टू अ प्रपोजल, किसी प्रस्ताव को जब ऑफिशियल सहमति दी जाए औपचारिक तौर पर तो उसे कहते हैं असेंट। यदि किसी बिल को प्रेसिडेंशियल असेंट मिल गई है तो उसको राष्ट्रपति की सहमति, अनुमति मिल गई है। तो ऑफिशियल अग्रीमेंट किसी चीज के लिए औपचारिक सहमति कहलाती है असेंट। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। एम्बेसडर का अर्थ है राजदूत। इंडोर्समेंट एक अच्छा शब्द है, इसका अर्थ है किसी चीज का समर्थन। अगर आप किसी चीज को इंडोर्स करते हैं तो समर्थन करते हैं। यद्यपि चेक्स या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के संदर्भ में पृष्ठांकन, किसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे साइन करना और किसी अन्य व्यक्ति को देना, ट्रांसफर करना भी इंडोर्समेंट कहलाता है। सामान्य भाषा में समर्थन या पुष्टिकरण। अंतिम ऑप्शन ऑथोराइजेशन का अर्थ है प्राधिकरण, किसी को कोई ऑफिशियल पावर देके काम संभलाना या प्राधिकृत करना या फिर अथॉरिटी दिया जाना, ऑथोराइजेशन। हमारा आंसर होगा असेंट, सहमति। आगे बढ़ते हुए अंतिम सवाल, सवाल संख्या 100। सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब। दिए गए फ्रेजल वर्ब का उचित मीनिंग बताना है। बी कैरिड अवे, इफ यू आर कैरिड अवे यू लूज सेल्फ कंट्रोल। अगर आप कैरिड अवे हो गए हैं तो आप आत्म नियंत्रण खो चुके हैं, जैसे भाव में या फिर भावावेश में, बहुत क्रोध में आप आ जाएं, बहुत किसी भाव में बह जाएं, तो यू गेट कैरिड अवे या यू आर कैरिड अवे। आंसर होगा टू लूज सेल्फ कंट्रोल। ब्रिंग, कंटिन्यू या पोस्टपोन, जिसका अर्थ है स्थगित करना, बिल्कुल भी नहीं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। सो ये था आपका विश्लेषण पेपर 66 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। अच्छे परिणाम के लिए, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए वीडियो को फिर से देखें। इसमें सिखाए गए नियमों का अभ्यास करें, सिखाई गई वोकैबुलरी को नोट करें, याद करें और बहुत बेहतर होगा अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में यूज़ करें। सो कीप लर्निंग, कीप वर्किंग, कीप ट्राइंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।